वैसे तो बेरोजगारी, महंगाई ये तो कॉमन मुद्दे हैं। ट्रैफिक की सेफ्टी जो है ना, तो वो बच्चों को उनके पाठ्य पुस्तक से ही हमने एक लेसन उसमें लाना चाहिए। जो काम आप लेंगे उसमें तुमने डिवोशन भी रखना चाहिए। आपका मन, शरीर और बुद्धि ये बैलेंस रहनी चाहिए। द CSR जर्नल प्रेजेंट्स जागो महाराष्ट्र जागो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मदीहा खान और आज मेरे साथ है थाने शहर के आमदार बीजेपी से संजय केलकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो महाराष्ट्र जागो पर। धन्यवाद। संजय जी, विधानसभा इलेक्शन सर पर है और आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में और लोगों के वोटिंग करने के लिए किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस होगा? नहीं, मुद्दे तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा महाराष्ट्र है, उसका क्षेत्र भी बड़ा है और एक तरफ किसानों का क्षेत्र है, एक तरफ MMR रीजन है जहाँ पे पूरा शहरी कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। मुंबई से लेके थाना डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ जिला है, तो उसमें कॉस्मोपॉलिटन बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके मुद्दे अलग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे अलग रहते हैं, वनवासी क्षेत्र के अलग रहे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र के मुद्दे अलग अलग हो रहेंगे और उन क्षेत्रों के ऊपर चुनाव के विषय जो है वो रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे दो चार मुद्दों, वैसे तो बेरोजगारी, महंगाई ये तो कॉमन मुद्दे हैं, हर एक चुनाव में ये मुद्दे सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे एक सिंगल मुद्दा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आएगा चुनाव के लिए। तो ये तो वक्त बताएगा। जैसे हमें आपकी अगर हम बात करें तो आपकी जो सिंप्लिसिटी है उसके लिए जाने जाते हैं। आप एक ऑफिस में बैठते हैं, लोग 1-on-1 आपसे आके मिल सकते हैं, अगर कोई आपको कॉल करे डायरेक्टली आप तक पहुंच सकते हैं। आपने 3 टर्म सर्व करे और 3 टर्म्स सर्व करने के बावजूद भी आप इतने ज़्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ये जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं ऐसा कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली आया हूँ। एक्सीडेंटली मतलब जब भी देश के ऊपर संकट आया था, इमरजेंसी आई थी और यहाँ पे डिक्टेटरशिप जैसी बात हुई थी, लोकशाही खतरे में थी, तो उस समय मैं सिडनम कॉलेज में था और सभी युवकों को एक आह्वान किया गया था कि अभी ये लोकशाही जो है वो आप फिर से लानी चाहिए। ये इमरजेंसी जो है, आनी बानी जो है, जिसमें लाखों लोगों को जेल में डाला गया था। मैडम इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उस समय ये मूवमेंट में मैं आ गया कि भाई नहीं, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, आनी चाहिए, उसके लिए हमने मूवमेंट में पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो मेरे शहर में जहाँ पे मैं 3-4 पीढ़ी से रहता हूँ, मैं तो शिक्षक का लड़का हूँ, 3 पीढ़ी मेरी शिक्षकी क्षेत्र में है, तो हमने उस मूवमेंट में काम शुरू किया और जो काम चालू करते 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 अभी तक यहाँ तक आया। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सिर्फ अपने वोट बैंक में ना, जैसे वोट बैंक जो कहते हैं, अपने वोट बैंक में ना काम करके हर क्षेत्र में हर किसी की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। उस बात से मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं। अगर मेरी जो विचारधारा है वो गलत है तो मुझे सही करिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे नेशनल इलेक्शन अभी हुए उसमें कई बार ऐसा हुआ कि एक चेहरे को, बस एक रिप्रेजेंटेटिव चेहरे को लेकर लोग आगे बढ़े। जैसे एक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हो गया, राहुल गांधी जी का चेहरा हो गया, बस इस चेहरे को लेकर आगे बढ़े। तो अब जो महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है कि एक चेहरे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हम हमारे चेहरे को सामने लाएंगे? क्या एक विचारधारा होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? नहीं, देखिए, चेहरा भी सामने लाया जाता है और लाते हैं, ये आज की नहीं है, ये 75 साल की परंपरा है, उसके पहले से भी है कि हमें कोई ना कोई एक सिंबॉलिक ये रहना लगता है, लेकिन उसके साथ में विचारधारा की भी अहम भूमिका रहनी चाहिए और रहती भी है, क्योंकि हर चुनाव जो है वो कोई वेव पे नहीं चलता है। कोई भी चुनाव जो है वो एक लाट आ गई और ये हो गया, ऐसा नहीं चलता है। हर एक चुनाव अलग अलग सा उसके मुद्दे रहते हैं। तो विचारधारा और देश के प्रति भूमिका ये भी महत्व की रहती है।
तो एक तरफ चेहरा भी और तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी विचारधारा क्या है पार्टी की, और तुम्हारी भूमिका क्या है, इस ढंग से वो भी मैं समझता हूँ। इसीलिए तो मैं जो अभी तीनों चुनाव में लोकसभा के हमने देखा कि मोदी जी को जब भी लोगों ने 2014 में उनके नेतृत्व की सरकार को नेतृत्व की पार्टी को लाया, तो उनकी जो विचारधारा के ऊपर फिर से उन्होंने 2 बार आगे सिक्का मोहर किया। और देश के अंदर इतना बड़ा देश है, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और इतने सारे वोटर्स ने अहम भूमिका वहाँ पे निभाई और उनको चुन के दिया। तो उनकी जो विचारधारा थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, या तो देश के प्रति उनकी जो विचारधारा थी, मैं समझता हूँ कि वो विचारधारा को भी तो उन्होंने लोगों ने मतदान किया है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो हमारा विधानसभा इलेक्शन सर पर है, तो काफ़ी लोकल लेवल पे मुद्दे जो है वो सामने आते हैं। तो एक जो चीज़ है, बरसात, मौसम अभी भी बरसात का चालू है और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ होती आई हैं, हो रही है, आगे भी इस साल भी हुई है। तो अगर इस पर हम बात करें तो एज विधायक आप क्या कहेंगे कि क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या हम प्लान कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जो मौसम का आप जब बता रहे हैं तो ऐसी चीज़ हो गई, तो ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग है। पूरे विश्व में अलग अलग हमें ये दिखाई देने लगा है कि जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जाती है, जब होनी चाहिए तब होती नहीं है, या तो होती है तो एक तो ज़्यादा होती है, नहीं होती है तो एकदम ही कम होती है। या गल्फ़ में जहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ तो बहुत हीट है तो वहाँ बारिश होती है, और जहाँ यहाँ पे बारिश नहीं होती थी तो यहाँ हीट रहती थी, बहुत ही गर्मी होती थी। तो ये सारे मुद्दे नज़र रखते हुए सरकार में, या एक पॉलिटिकल सिस्टम करके जो अपनी डेमोक्रेसी की एक अविभाज्य घटक है, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी, तो ये सोच सामने रख के ही हमने प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हमें कोई भी चीज़ को कभी मुकाबला करना पड़ता है। अभी अच्छी बात है कि इस समय बारिश अच्छी हुई है, राज्य में बारिश अच्छी हुई है, और जितने भी तालाब है वो 90-95%, कुछ 100% तक भर गए हैं। लेकिन कभी कभी ये आपत्ति जो आती है तो उसका मुकाबला करने की हमारी तैयारी वो भी हमने रखनी पड़ती है, और उसकी व्यवस्था जो है, उसका व्यवस्थापन जो है, ये सारा व्यवस्थापन भी आने वाले सालों में हमने रखना चाहिए। और उस दृष्टि से भी सरकार जो है वो काम करती रहती है। उसमें पार्टी पब्लिक पार्टिसिपेशन भी अगर लेंगे, उदाहरण के दाखिल सिविल डिफेंस करके हमारी एक संस्था, बहुत अच्छी काम करने वाली संस्था देश में है, खाली महाराष्ट्र में ऐसी नहीं, जैसे होमगार्ड है। तो सिविलियंस को आपत्ति व्यवस्थापन का ट्रेनिंग देके अगर हम उनको ट्रेन करते हैं तो उनका भी उपयोग जो है, सिर्फ एनडीआरएफ और इन्होंने काम करना चाहिए क्या? नहीं, सिविलियंस को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनके माध्यम से भी ये काम हो सकता है। क्योंकि मैंने ये काम जो है हमारे ज़िले में, मैं सिविल डिफेंस का मानद कमांडर करके मैंने काम किया है 6 साल के ऊपर। और मैंने देखा कि सिविलियंस को अगर ट्रेन किया जाता है तो अलग अलग आपत्ति आती है, और वो अगर जाते हैं तो वो उनका भी ये सहयोग बहुत मिलता है, और उससे भी ये आपत्ति व्यवस्थापन, और जैसे आपने कहा कि ये मौसम के हिसाब से कभी ज़्यादा मौसम गिरता है तो उनकी व्यवस्था लगाने का भी काम करना। बहुत अतिवृष्टि हुई है और बहुत नुकसान होता है, कुछ शहरों में इतना पानी भर जाता है तो अलग अलग मकान जो है वो बह जाते हैं, नुकसान होता है, यानी जान माल का नुकसान हम जो बोलते हैं। तो उसके लिए भी यंत्रणा जो है वो बहुत सक्षम रख के 12 महीने के लिए वो सक्षम रहनी चाहिए। ये व्यवस्था भी अहम तौर पे होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम मुद्दों की बात करें तो सेफ्टी भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, स्पेशली इस वक्त भारत में। तो
आपका आपका जो एरिया थाने शहर में सेफ्टी को लेकर आप क्या दृश्य रखते हैं और आपको क्या लगता है और क्या आप बेहतर कर सकते हैं वहाँ पर? नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है, अभी तो सभी जगह कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाते हैं, तो कम से कम नज़र तो आती है कि भाई क्या किधर कुछ क्राइम हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है कुछ, तो वो तो एक है ही कि जो 100% वो कवर होना चाहिए। हमारे तो एमएलए फंड से भी हम प्रायोरिटी देते हैं कि जहाँ ज़्यादा बस्ती और ज़्यादा जहाँ पे लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पे इसकी तो अहम रूप से ज़रूरी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और बंद पड़ गए तो उसका मेंटेनेंस भी रखना चाहिए। तो ये सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से देखो, बचपन से लेके मैंने अभी एक बार हमारे कायदे मंडल में भी मैं हमेशा उपस्थित किए थे, सजेशन दिया था मैंने कि ट्रैफिक की सेफ्टी जो है ना, तो वो बच्चों को उनके पाठ्य पुस्तक से ही हमने एक लेसन उसमें लाना चाहिए। देखो, बच्चे अगर बचपन से ही उनको अगर वो सेफ्टी की लेसन मिलते हैं तो बराबर दिमाग में रहता है, या क्लीनलीनेस का लेसन उनको मिलते हैं तो वो अपने बड़ों वालों को भी वो बताता है कि इधर मत कचरा डालो, या हमको सिखाया गया है। तो ये लाने की कोशिश हमारे सिलेबस में अगर हम करते हैं तो उसका भी आप जो बोल रहे हैं सेफ्टी के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि ये पीढ़ी भी आस्ते उसमें से तैयार होती है। हर एक को कोई आर्मी का ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में हमें ज़रूरी है तो ये हम स्कूल में कंपलसरी कर सकते हैं, कॉलेज में बच्चों को हम कंपलसरी ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कुछ समय, उससे भी उसका एक डिसिप्लिन में भी उसका फ़ायदा होता है और सेफ्टी के हिसाब से भी होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। आप खुद ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और आपकी जो विचारधारा है वो भी ये है कि रूट लेवल से बदलाव आना चाहिए, और इस काम में आप सोशल एंगल से भी काफ़ी सारे काम करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों की मदद करते हैं। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो बूट पॉलिश करते हैं उनकी आपने मदद की है, लेकिन कई सारे बच्चे मुंबई माया नगरी सोचकर यहाँ पर आते हैं, आप उनकी भी मदद करते हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली बताएं हमें। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि एमएलए इसका मतलब खाली वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इसमें उसने रहना चाहिए, ऐसा नहीं। सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग काम करके हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारी एक 15 साल से संस्था है समतोल करके, समतोल फाउंडेशन, जो देश के अंदर मुंबई का एक अट्रैक्शन रहता है। तो देश के कोने कोने से कुछ बच्चे जो है ना वो घर छोड़ के भाग के आते हैं। वो घर छोड़ने के 4-5 रीज़न रहते हैं और वो भाग के आते हैं तो यहाँ पे मेन जंक्शन स्टेशन पे ही उतरते हैं। तो हमने ये हमारे संस्था के माध्यम से वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पे घूमते हैं, और जैसी सरकार की एक ये रहती है स्टेशंस के ऊपर, तो वैसे हमारे भी वॉलंटियर्स वहाँ पे इन बच्चों को कैच करते हैं। गलत हाथों में वो नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो भटक गए, क्योंकि वो भाग के आते हैं, मिसिंग चाइल्ड करके घूमते रहते हैं, उसमें ट्रैफिकिंग का ये रहता है, कोई गुनहगारी क्षेत्र में जा सकता है, कोई एडिक्शन होता है, वो हमने देखा है। तो हमारे अगर लोग घूम के उनको काउंसलिंग करेंगे, और हमने टेम्पररी शेल्टर शुरू किया है वो 15 साल से, कि जिस टेम्पररी शेल्टर में उनको लाया जाता है, और उसका रिज़ल्ट ऐसा है कि 15,000 बच्चों को हमने उनके माँ बाप तक पहुँचा। ये तो मेरे अकेले का काम नहीं, बहुत बड़ी टीम है, कुछ लोग पूर्णता से काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि 15,000 बच्चों को सेफली उनके घरों में हमने पहुंचाया, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि बच्चा अपने घर ना जाना चाहे तो क्या हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो हमारा सेंटर भी है और उसका नाम भी विवेकानंद मन परिवर्तन केंद्र करके। तो वहाँ उस सेंटर में हमने उनको हम रखते हैं उनको, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है, या तो उसका सिंगल पेरेंट रहता है या यहाँ ही रहना चाहता है, तो उनको हम पढ़ाई भी देते हैं। और उसके बाद में कौशल्य विकास के माध्यम से, क्योंकि अगर उसके पाँव पे उसको खड़ा रहना है
तो ये भी उसको बाद में तैयार करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल उसके हाथ में आना चाहिए। तो वो अलग अलग कोर्सेज भी हम वहाँ पे उनको दे के उनको अपने पाँव पे खड़ा हो रहने तक उनको बैकअप देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। एक जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपका इतना नाम है, उसके बावजूद भी आप में इतनी सिंप्लिसिटी और इन सब के साथ साथ आप बहुत फिट भी हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि रखते हैं। तो ये जो आपकी फिटनेस है और स्पोर्ट्स में जो रुचि है उसके बारे में हमें और बताएं। नहीं, देखिए कि एक व्यक्ति ने देखो डिसिप्लिन उसमें रहनी चाहिए, डेडिकेशन रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए, डिवोशन रहना चाहिए। जो काम आप लेंगे उसमें तुमने डिवोशन भी रखना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए जो आपका ये करना चाहिए एक्सरसाइज वो रहना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना। ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें इतनी बदलाव रहते हैं, इतने लोगों को आप देखते हैं। मैं तो सुबह 2 घंटा पहले मैं ऑफिस में लोगों को अटेंड करने के लिए बैठता हूँ, तो वो 2 के 4 घंटे भी होते हैं। उसको मैं ओपीडी बोलता हूँ दूसरे हमारे डॉक्टर लोगों को, कि आप दूसरी ओपीडी चलाते हैं, हम अलग सी ओपीडी, लोग अलग अलग संकट लेके आते हैं, उनको हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो इतना दुख रहता है या कोई आनंद रहता है, तो इसके ऊपर मात करनी है तो यू शुड बी मन, आपका मन, शरीर और बुद्धि ये बैलेंस रहनी चाहिए। सर, मुद्दों की बात करें तो मराठा आरक्षण भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो अहम मुद्दा है ही, और हमारी पार्टी की तो भूमिका यही रही है कि उनको मिलना चाहिए और वो कोर्ट में टिकना भी चाहिए। तो उस मुद्दे को लेके 2014 से लेके 2019 तक के सरकार जो थी, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो मराठा आरक्षण उन्होंने दिया और बाद में वो टिका भी, लेकिन बाद में 2019 के बाद वो टिका नहीं कोर्ट में उसका। तो ये हमारी प्रामाणिकता से ये भूमिका रही है, और कैसे भी करके आखिर में सभी समाज को जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे ये अपने आरक्षण, तो उनको ये मिलना चाहिए, और वो टिकने के लिए जितनी भी कोशिश करनी है वो सभी ने करनी चाहिए, राजनीति के ऊपर जाके। बिल्कुल। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सरलता से हर सवाल का जवाब दिया और वाकई में आपसे मिलकर एक एहसास होता है कि बहुत अप्रोचेबल नेचर है आपका, और आई एम श्योर कि आपकी जो एरिया है उन वहाँ के लोगों को भी आपके साथ वो ही स्वभाव रखता होगा, इसीलिए दूर दूर से लोग आके आपसे मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना सारा वक्त हमें दिया। धन्यवाद।